हम आज लास्ट क्लास कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, जो हम वेस्टर्न फिलॉसफी में इंट्रोडक्शन की जो क्लासेस चल रही थी हमारी, उसकी ये लास्ट लास्ट सीरीज है उस सीरीज की। और हमारी टर्मिनोलॉजी ब्रॉडली कंप्लीट हो जाएंगी। फिर तो हम जैसे जैसे फिलोसोफर पढ़ेंगे वो टर्मिनोलॉजीज, जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो वो फिलोसोफर यूज कर रहा है वहां पे हम करेंगे। तो रैशनलिज्म जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, रैशनलिज्म जो कह रहा है उसमें हमने अभी बात की और समझा कि रूल्स होते हैं और हर कुछ रूल से चलता है। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ही है असल में। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आपको जो नोट करना, आपको अपनी राइटिंग में नोट करना बेहद जरूरी है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कॉजेशन। कहीं पे ये मिल सकता है लिखा हुआ, कॉज एंड इफेक्ट। इसे हिंदी में भी कई नाम हैं, वो भी जान लेते हैं। इनको हिंदी में आंसर लिखना है कारण और कार्य, या कारणता का नियम। कारणता का नियम हमने जाना कि जो अनुभववादी हैं, एम्प्रेसिस्ट हैं, अगर वो संगत अनुभववादी है, कंसिस्टेंट एम्प्रेसिस्ट है, तो उसको नियम मानना ही नहीं चाहिए। नियम मानते ही चीजें तो फिर नई होंगी ही नहीं। और नॉवेलिटी सबसे प्राथमिक गुण है, सबसे बेसिक करेक्टर है नॉलेज का इम्प्रेसिज्म में। तो ये नियम वाली बात, कारणता वाली बात, लॉ वाली बात रैशनलिस्ट के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। हालांकि प्लेटो के बाद दूसरा जो दार्शनिक है हमारा एरिस्टोटल, वो उसकी पूरी फिलॉसफी इम्प्रेसिज्म के बहुत करीब है और लॉ ऑफ कॉजेशन को सही ढंग से डिटेल में उसी ने अपनी थ्योरी में यूज किया है। तो इसको आप अन उसका कंसिस्टेंट ना होना मान सकते हैं इम्प्रेसिस्ट के तौर पर, या ये मान सकते हैं, आप इस वर्ग में रख सकते हैं कि वो इम्प्रेसिस्ट है ही नहीं। हालांकि उसकी थ्योरी जो है वो इम्प्रेसिज्म के ज्यादा करीब है और उसी ने लॉ ऑफ कॉजेशन को सबसे पहले डिटेल में वेस्टर्न फिलोसफी में बताया। तो ब्रॉडली, और इसका प्रयोग तो हमारा जो रैशनलिज्म क्लास है उसके जो फिलोसफर हैं मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में, उसमें डेकार्त, स्पिनोजा और लाइबनीज। लाइबनीज तो पूरी थ्योरी ही देगा लॉ ऑफ कॉजेशन की, और उसके बेस पर साइंस ने बहुत सारे लॉज को एज इट इज या थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ लिया। तो लाइबनीज पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ कॉजेशन तो काफी कॉम्प्लेक्स और पूरी पूरी थ्योरी ही इस पे डिपेंड है, क्योंकि रैशनलिज्म में वो कंपैरेटिवली दूसरे रैशनलिस्ट से ज्यादा कंसिस्टेंट रैशनलिस्ट है। ज्यादा कंसिस्टेंट रैशनलिस्ट है लाइबनीज, तो उसके थ्योरी में लॉ ऑफ कॉजेशन तो कंप्लीट फॉर्म में है, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट तौर पर है। खैर, रैशनलिज्म में हम जानते ही हैं, जो कोई रैशनलिस्ट है उस बात को आप लिख लेंगे। रैशनलिस्ट क्या मानते हैं? इस दुनिया में घटने वाली
हर घटना किसी नियम से नियंत्रित होती है। मतलब कोई चमत्कार, आकस्मिकता, किसी तरह की कंटिंजेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये रैशनलिज्म की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है उनका। दुनिया एक मशीन की तरह है। मशीन में हर जो पार्ट है वो किसी रूल के तहत काम कर रहा होता है, किसी रूल्स के अकॉर्डिंग, किसी नियम के अनुसार काम कर रहा होता है। ये रैशनलिस्ट की बेसिक मान्यता है। तो हमारी दुनिया मानसिक है। मानसिक क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में जो नियम हैं वो मन में होते हैं, माइंड में होते हैं। तो पूरी दुनिया मेंटल है। तो ये क्या कह रहे हैं? रैशनलिज्म कह रहा है, ये बातें आप लोग लिख रहे होंगे अपने अपने हिसाब से। हर इफेक्ट, हर इफेक्ट या इंसिडेंस, हर इफेक्ट या इंसिडेंट या कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई घटना या वस्तु के पीछे कोई बौद्धिक नियम, कोई रैशनल आइडिया, कोई रैशनल लॉ काम करता है। तो हर आइडिया किसी माइंड से आता है। यही आइडिया या माइंड बौद्धिक नियम, मेंटल लॉज कारण है, कॉज है। और ये घटनाएं, ये इंसिडेंट्स कार्य हैं, इफेक्ट हैं। तो हमने दो बात की, कॉज, कारण, और कार्य की बात की, इफेक्ट। जैसे मेरे सामने टेबल है, हम टेबल का एग्जांपल लेते हैं। टेबल एक, अगर ये इफेक्ट है, कार्य है, तो इसके पीछे जरूर कोई कॉज रहा होगा, कारण रहा होगा। कौन कारण होगा? कौन कारण होगा? कोई करने वाला होगा ना, किसी किसी के माइंड में आया होगा ये आइडिया। बोलो, वो कौन है वो? कारपेंटर। कारपेंटर से। ठीक है। तो दो तीन बातें याद रखनी है। जो भी कार्य है वो अकारण नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज है। तो बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं है, कहने का मतलब है। और जैसे टेबल मेरे सामने एक कार्य है, या एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, एक घटना है। तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कॉज होगा, कारण होगा। अकारण कुछ भी नहीं है, कोई चीज यूं ही नहीं है। ध्यान रखना है, रैशनलिस्ट, पर्टिकुलरली रैशनलिस्ट मानते हैं ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। दुनिया ऐसी दुनिया थी ही नहीं। दुनिया बनी है। बनी है तो कोई बनाने वाला होगा। बनाने वाला कारण है, कॉज है। और ये दुनिया उसका इफेक्ट है। तभी तो मैंने कहा था अभी कि इसीलिए इनको गॉड को मजबूरी में मानना होगा या रैशनलिटी के हिसाब से मानना होगा। इमोशनली मानने की जरूरत नहीं है, जैसा भक्त मानता है। जैसा हम भक्ति काल में, भक्ति पीरियड में पढ़ेंगे, रामानुजम वगैरह जब हम इंडियन फिलॉसफी में पढ़ेंगे, वो वाला ईश्वर नहीं है। रैशनल गॉड है यहाँ पर। रैशनलिटी की वजह से आया है। कौन सी रैशनलिटी? अगर ये दुनिया एक इफेक्ट है तो कोई कॉज होना चाहिए। तो कॉज एंड इफेक्ट के बेस पर आया है। जैसे इस टेबल के लिए
कोई कारपेंटर कॉज है, क्योंकि ये किसी के माइंड का आइडिया होगा। ये जो टेबल है, ये तो दिख रहा है हमें, ये तो ऑब्जेक्ट है, बट इससे पहले इसका आइडिया आया होगा। आइडिया किसी माइंड में आया होगा। वो माइंड कौन है, किसका माइंड है वो इस टेबल के लिए? इस कारपेंटर का। तो अगर मैं लिखूं यहां पर इफेक्ट, कार्य, तो कार्य जिसमें कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, इंसिडेंट हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इससे पहले हमें मानना होगा आइडिया जो किसी माइंड में होगा, यहाँ पे वो कारपेंटर है। और साथ साथ इस इफेक्ट के लिए मानना होगा, क्योंकि मान लो कोई एक बहुत अच्छा कारपेंटर है, उसके दिमाग में आइडिया तो है कि टेबल बना सकता है, बट मान लो मैटर नहीं है, तो क्या बिना मैटर के वो बना सकता है क्या? केवल आइडिया से तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बात क्लियर है ना? तो साथ में चाहिए कार्य के लिए, इफेक्ट के लिए, आइडिया प्लस मैटर, सामग्री। जैसे इस टेबल के लिए अगर कोई मेज का मैंने जैसे एग्जांपल लिया, मेज का एग्जांपल लिया, तो इसके लिए सामग्री क्या होगी? लकड़ी। तो आइडिया प्लस मैटर, ये मिलकर कार्य या इफेक्ट, जो कि कोई कोई एक इंसिडेंस हो सकता है, इंसिडेंट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, उसमें कन्वर्ट होता है। तो इफेक्ट क्या है, कैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये आइडिया प्लस मैटर इक्वल टू इफेक्ट। कोई आइडिया को धारण करने वाला होगा, कोई उसको रखने वाला होगा, यहां पर कारपेंटर है। मैटर वो वुड है, रॉ वुड, जो रॉ वुड पड़ा हुआ है, ये दोनों मिलेंगे तो इफेक्ट होगा, कार्य होगा, कोई घटना होगी, कोई वस्तु होगी। हर घटना और वस्तु जो घटती है या उत्पन्न होती है, वह कार्य है। तो कार्य क्या है, इफेक्ट क्या है? जो घटना घटी, जो इंसिडेंट हुआ, वो इफेक्ट है। तो उसको लिखते चलो, हर घटना और वस्तु जो घटती है, उत्पन्न होती है, वह कार्य है, वह इफेक्ट है। इस घटना या वस्तु को उत्पन्न वाले, उत्पन्न करने वाले कारक, जो कारक हैं, वही है कारण, वही है कॉज। तो हम क्या, अगर हम बात को संक्षेप में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? एवरी इफेक्ट मस्ट हैव ए कॉज। प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक इफेक्ट और इंसिडेंट किसी न किसी कॉज से जुड़ा हुआ है, कॉज के कारण है। और वो कॉज क्या है? वो कॉज है दोनों चीजों को मिला के, मैटर और आइडिया, उसका है इफेक्ट। प्रत्येक कार्य का कारण होता है। एक लाइन में अगर मैं बात कहूं कि क्या है लॉ ऑफ कॉजिशन या लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वो है प्रत्येक कार्य का कारण होता है।
इसमें दो स्टेज हैं। एक स्टेज है प्रायर स्टेज। प्रायर, वो स्टेज पहले क्या है बताओ? एक है प्रायर और एक है लेटर। पहले यहां क्या लिखें? यहाँ आइडिया। पे पहले कॉज है, कारण है, और लेटर स्टेज है इफेक्ट, कार्य। इसी प्रायर स्टेज को, प्रायर स्टेज एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट भी कहते हैं। प्रायर स्टेज और एंटीसीडेंट। ये लेटर स्टेज, यहां लिख देता हूं। लेटर स्टेज क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब पहले है, पहला स्टेज है कॉज, लेटर स्टेज है, बाद का स्टेज है इफेक्ट, कार्य। पहले कारण फिर कार्य। भाई मेज पहले तो नहीं होगी ना, पहले क्या होगा? उसका कॉज। तो आगे आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसको कई तरीके से बता रहा हूं। जैसे अभी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले शाम को, तो मैं क्या कह सकता हूं? यदि बारिश होगी तभी धरती गीली होगी। यदि बारिश होगी तभी धरती गीली होगी। तो बारिश इसमें क्या है? बारिश क्या है? कॉज। और उसका इफेक्ट क्या है? धरती का गीला होना। तो हम आगे जब पढ़ें तो कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, इसलिए ध्यान रखना है। अगर इफ के साथ कोई बात हम बताते हैं, इफ के साथ, तो वो होता है कॉज। और हम देन के साथ बताते हैं, तो के साथ, यदि बारिश होगी तो धरती गीली होगी, देन, देन के साथ जो सेंटेंस बनते हैं वो इफेक्ट होते हैं। इस तरह से एक फॉर्मूला याद कर लेंगे इसको। जाहिर सी बात है एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूं। जो इफ के साथ शुरू है वो है कॉज, और जो देन के साथ हो वो है इफेक्ट। ये अपने कहीं एक तरफ लिख लेंगे। तो के साथ जो शुरू हो रहा है तो कार्य है वो, ताकि कंफ्यूज ना हो। और यदि के साथ, इफ के साथ, तो वो कारण है। तो कॉज में दो चीजें हैं। कॉज जब हम मैं बोल रहा हूं, अभी आप समझ चुके होंगे, फिर भी मैं अपने, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, जब मैं कॉज बोल रहा हूं तो कॉज में दो चीजें हैं। एक तो है आइडिया या माइंड। यहां पे अगर मैं टेबल वाले एग्जांपल आगे बढ़ाऊं तो कौन है ये? कारपेंटर। दूसरा है मैटर, सामग्री। तो ये जो आइडिया या माइंड है, कारपेंटर जो है यहां पर एग्जांपल के तौर पर, इस कॉज को क्या कहेंगे? इस कॉज को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस कॉज को क्या कहेंगे? इफिशिएंट कॉज, इफिशिएंट कॉज। हिंदी, हिंदी क्या संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में ले लिया गया है, निमित्त कारण। निमित्त कारण संस्कृत का शब्द है। इसी तरह ये जो मैटर है, ये कौन सा कॉज है? लिखते चलो, मटेरियल कॉज। इसका हिंदी में नाम क्या है जो संस्कृत से आया है? उपादान
उपादान कारण। तो कारण को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इफिशिएंट कॉज एंड मटेरियल कॉज। इफिशिएंट कॉज कॉज कौन है? वो आइडिया या माइंड, अभी के एग्जांपल में कारपेंटर। और मटेरियल कॉज क्या है? जो मटेरियल से बना है, अभी के एग्जांपल में वो रॉ वुड या वो लकड़ी। तो यहां पे कारपेंटर, यहां पर, यहां बढ़ई, और सामग्री के तौर पर यहां पर हम वुड या लकड़ी। बिल्कुल स्पष्ट है सभी को? तो सर नोट करना रुक टेबल, जाइए, सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, नोट करना है। टेबल के लिए जो हमने एग्जांपल लिया, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें एक इफिशिएंट कॉज है, एक मटेरियल कॉज है। इफिशिएंट कॉज कौन है? ध्यान से सुनो। जो मैटर में इफिशियंसी ले आए, मैटर को सक्षम बना दे, जो मैटर में इफिशियंसी ले आए वो इफिशिएंट कॉज है। उसके बिना मैटर पड़ा रहता लाखों करोड़ों साल तक, वो इफेक्ट में कन्वर्ट कभी नहीं होता। लकड़ी पड़ी पड़ी सड़ जाती, पर लकड़ी बिना, जिसके अंदर इफिशियंसी है, इफिशियंसी कैसे है? क्योंकि आइडिया है उसके पास, उस आइडिया के वजह से, आइडिया के दम पर वो उस मैटर में इफिशियंसी ले आता है, इसीलिए वो है इफिशिएंट कॉज। तो टेबल वाले एग्जांपल में मैं फिर से कह रहा हूं, जो मेज की बात कर रहे थे, मेज का एग्जांपल लिया था हमने, इसमें पढ़ाई जो है और एक तरफ लकड़ी है, ये जो है इफिशिएंट कॉज है, और लकड़ी जो है वो मटेरियल कॉज है, उपादान कारण, निमित्त कारण। यही याद हो जाना चाहिए। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि इसको आप बाद में पढ़ेंगे, किताब से याद करेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है, वरना फिर फिलॉसफी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी है आपका कॉन्सेप्ट बना देने में, ताकि मैं बार बार बता के आपके दिमाग तक पहुंचा दूं, और आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी से, रैम से परमानेंट मेमोरी में, आपके हार्ड डिस्क तक पहुंच जाए। तो मैंने बताया, वो भी लिख ही लो। मैटर में जो इफिशियंसी ले आए, इफिशियंसी क्रिएट कर दे, जो इफिशियंसी ले आएगा वही है, क्या है वो? रिपीट करो। एफिशिएंट कॉज। इफिशिएंट कॉज। अब थोड़ा इससे हम एडवांस बात करते हैं। ये बात तो समझ में आ ही गई होगी, वरना इस रिकॉर्ड को फिर से सुनना। हम इससे आगे की बात करते हैं। मेरे मोहल्ले में एक कारपेंटर है, एक बढ़ई है। उसके दिमाग में, उसको पता है एक टेबल कैसे बनता है, वो पर्टिकुलर टेबल बनाना जानता है। बट मैं उसको एक अलग टेबल की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई, टेबल वेबल और डाइनिंग टेबल वगैरह तुम बनाते ही हो, खूब बनाते हो, मैंने पहले भी देखा है,
ठीक ही बनाते हो, बट मेरे दिमाग में एक अलग आइडिया है टेबल का। वो आइडिया ये है, मैं चाहता हूं तुम ऐसी एक टेबल बनाओ, डाइनिंग टेबल, जिसमें क्या हो, पूरी टेबल हो, पर बीच में जहां पर हम तमाम डिश रखते हैं, तमाम हम अपनी प्लेट्स और बाकी चीजें रखते हैं, बीच हो जाए, ताकि कोई भी डिश किसी एक तरफ है तो वो खाली बीच वाला पोर्शन बाकी स्थिर रहे, ताकि वो डिश, वो जो जो भी प्लेट है वो मूव करे तो दूसरे लोगों को भी जो चारों तरफ बैठे हैं उनको वो घुमा के पहुंचाया जा सके। वो कहता है कि सर मैं टेबल तो बनाता हूं, बट जो आप बता रहे हैं इसका आइडिया नहीं है मुझे, ये मैं नहीं बना पाऊंगा। मतलब मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हर टेबल बनाने वाला हर तरह का टेबल बना देगा, ऐसा नहीं है। HAL है हमारा, तेजस बनाता है। मैं आपको टेक्नोलॉजी जो पढ़ाऊंगा तो बहुत मजेदार ढंग से आपको बताऊंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तेजस बनाया है हमने, बनाते हैं, HAL हमारी कंपनी है। बट वो इंजीनियर भी हैं वो, और बेहतरीन इंजीनियर हैं, लेकिन वो रफेल नहीं बना पा रहे हैं, ना बना पाएंगे। क्यों भाई, इंजीनियर तो दोनों हैं। जहाज का कॉन्सेप्ट भी, जो जहाज है वो जहाज का कॉन्सेप्ट तो है ही उनके पास, बट हमारे तेजस बनाने वाले इंजीनियर्स, जो दाउस या दास जो कंपनी है, उनके इंजीनियर्स की तरह जो रफेल बना रहे हैं, रफेल क्यों नहीं बना पा रहे? वो इंजीनियर तो हैं ही वो। तेजस एक बढ़िया फाइटर प्लेन है, बट जाहिर सी बात है रफेल तो रफेल ही है, फिर तो वो तो फिर तुलना ही नहीं है। बट तेजस भी, उसने बहुत लंबे समय तक हमें सर्व किया है, इंडियन एयरफोर्स को, और उसके बड़े कारनामे हैं। बट जैसे ये टेबल बनाने वाला टेबल बनाना जानता है, बट ये वाला पर्टिकुलर टेबल जो मैंने उसको कहा, या HAL जो कंपनी है हमारे, PSU है, तेजस तो बनाती है, जहाज, लड़ाकू जहाज बनाती है, बट वो राफेल नहीं बना पाएगी। सारा मटेरियल उसको दे दिया जाए कि ये रहा, जो जो मटेरियल यूज होता है वो सब है तुम्हारे सामने, नहीं बना पाएगी, फिर भी नहीं बना पाएगी। जैसा मटेरियल हमने अपने बढ़ई को दिया, मोहल्ले वाले को, पर वो कह रहा है सर मटेरियल की बात तो नहीं है, वो वाला मेरे पास उस ढंग की, मेरे पास सफिशिएंट रीजन नहीं है। मेरे पास, मैं इफिशिएंट कॉज तो हूं, बढ़ई तो हूं, या इस वाले केस में इंजीनियर तो हूं, तो इफिशिएंट कॉज तो मैं हूं, बट सुफिशिएंट रीजन मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो रीजन या बुद्धि नहीं है जो सुफिशिएंट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए इस पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, कार्य के लिए, घटना के लिए। मतलब मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हर इफिशिएंट कॉज, हर तरह के इफेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी नहीं कि वो बना पाए, या तो उससे ज्यादा उसके दिमाग में, उसके उसके माइंड में रीजन होना चाहिए, या कम से कम उतना होना चाहिए। यानी कि जितने इफिशिएंट कॉज में भी सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, पर्याप्त बुद्धि होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए। मतलब हर इफिशिएंट कॉज हर तरह के इफेक्ट को नहीं कर सकता। जो एक बेहतरीन हलवाई है मेरे मोहल्ले का, वो मेज नहीं बना सकता। इसी तरह मेज ही बनाने वाला जो कारपेंटर है, वो जैसा मैंने उसको कहा कि इस तरह का डाइनिंग टेबल, इस तरह का टेबल बनाओ, जो मैंने अभी बताया, वो शायद ना बना पाए, अगर वो सफिशिएंट रीजन उसके पास नहीं है, पर्याप्त कारण उसके पास नहीं है। तो एक नया शब्द हम समझ सीखते हैं, इफिशिएंट कॉज में भी, इफिशिएंट कॉज में भी क्या होना चाहिए, सफिशिएंट या सफिशिएंट
सफिशिएंट रीजन होना चाहिए। अगर सफिशिएंट रीजन होगा, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कॉज, हिंदी में बोलेंगे इसको, हिंदी क्या, ज्यादातर शब्द फिलॉसफी में संस्कृत से लिए गए हैं, पर्याप्त कारक। तो इफिशिएंट कॉज होना ही काफी नहीं होगा, अगर हमें इफेक्ट चाहिए वैसा ही जैसा हम कह रहे हैं, तो वो उसके दिमाग का आइडिया होना चाहिए और वो सफिशिएंट रीजन होना चाहिए उसके लिए। जैसे मैंने कहा, एचएएल के हमारे इंजीनियर्स राफेल नहीं बना सकते, चाहे मटेरियल कितना भी दे दिया जाए उनको, बना पाते तो बना चुके होते। जो मेरा बढ़ई है बना पाता तो जरूर बनाता, उसके उसमें इंटरेस्ट है, पैसे मिलेंगे उसको। बट तो रीजन प्रेजेंट इन इफिशिएंट कॉज, तो हम इसको एक फॉर्मूले के तौर पर अगर कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे, लिखते चलो साथ साथ, रीजन रीजन प्रेजेंट इन एफिशिएंट कॉज कैसा होना चाहिए, रीजन प्रेजेंट इन एफिशिएंट कॉज ग्रेटर देन या कम से कम बराबर रीजन रीजन प्रेजेंट इन इफेक्ट। इन इफेक्ट यानी कि, छोटा कर दिया है मैंने, रीजन प्रेजेंट इन efficient cause greater than or is equal to region present in effect। अगर ये है तब जाके कार्य की संभावना है। बताइए, बात समझ में आ रही है? मतलब मैं इसको और ढंग से समझाता हूं, जो इफिशिएंट कॉज है, जो निमित्त कारण है, मैं चाह रहा हूं आपको रट जाए, निमित्त कारण है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इफेक्ट की, रीजन होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए उस काम के वास्ते, जो उसकी रिक्वायरमेंट जितनी है, आइडिया होना चाहिए, और रीजन भी कैसा हो, रीजन प्रेजेंट इन इफेक्ट, उतना या उससे ज्यादा बुद्धि या रीजन होनी चाहिए। ये कहानी थी आपकी इफिशिएंट कॉस्ट की। हम मटेरियल कॉस्ट पे भी आते हैं, उसको भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं आपको रिपीट करता हूं जल्दी जल्दी। हमने कहा, हम पढ़ रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट या लॉ ऑफ कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कारण और कार्य सिद्धांत। फिलॉसफी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अभी मैं इसकी केवल एबीसीडी बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बहुत सारे कॉज इफेक्ट, जो भी जहां भी रैशनलिज्म है, वो बहुत ही लॉजिक और बहुत ही रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी बात कहेगा, चाहे वो व्याख्या कर रहा हो अपनी मेटाफिजिक्स में यूनिवर्स की, सोल की, सबस्टेंस की,
टाइम की हमारे हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। व्हाट इज टाइम? हालांकि मेटाफिजिक्स का एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बट सिलेबस बहुत छोटा रखा गया है सिविल सर्विसेज में। तो टाइम की वगैरह वगैरह उन सब में बेसिक लॉ, लॉ ऑफ कॉजेशन है। तो इसमें हमने कहा रेशनलिस्ट, इसके बिना चलना मुश्किल है उनके लिए, कि कंसिस्टेंट रेशनलिस्ट मानेगा ही मानेगा। तो इफेक्ट, इंसिडेंट या ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है हमें, उसके पीछे वो कार्य है, उसके पीछे कोई कारण होगा, यही कॉज एंड इफेक्ट है। जैसे मैंने टेबल का एग्जांपल दिया, मेज का दिया, कारपेंटर कारण है और ये जो टेबल है, मेज है, वो इफेक्ट है। कारपेंटर की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक्चुअल में उसके आइडिया और माइंड की बात कर रहा हूँ, आइडिया की बात कर रहा हूँ, उसके आइडिया से ही इफेक्ट हुआ है ये मेज का। बट आइडिया ही पर्याप्त नहीं होगा, केवल मेरे पास आइडिया हो तब भी इफेक्ट, मैं कोई वस्तु बना दूं ऐसा तो नहीं होगा। तो आइडिया के साथ साथ मैटर भी होना चाहिए। केवल मैटर किसी काम का नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वैसे ही कोई आइडिया भी काम का नहीं है। ये दोनों मिलते हैं, आइडिया प्लस मैटर, तो इफेक्ट होता है। और मैंने बताया एवरी इफेक्ट मस्ट हैव ए कॉज। ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई सामग्री, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके पीछे कोई कॉज ना हो। तो ये दुनिया बनी, तो दुनिया अगर एक घटना है, ये कार्य है, तो कारण इससे पहले होगा, कारण पहले होगा, मेज बनने से पहले मेज का आइडिया होगा। इस हिसाब से देखें, एंटीसीडेंट या प्रायर स्टेज है कॉज, और लेटर स्टेज या कॉन्सिक्वेंट स्टेज है इफेक्ट। मैंने आपको आगे, ताकि आगे के जो हम लेक्चर करेंगे उसमें आपको दिक्कत ना हो, क्या कॉज है क्या इफेक्ट है, तो हर सेंटेंस में इफ और देन देखेंगे। इफ के साथ जो जुड़ा हुआ है वहां कॉज आएगा, कारणता आएगी, यदि के साथ वाला देन या तो के साथ जुड़ा है वो इफेक्ट है। ये मैंने केवल याद रखने के लिए आपको एक फॉर्मूला के तौर पे बताया है। कॉज की अगर हम बात करें तो कॉज भी अभी हमने देखा, वो आइडिया या माइंड प्लस मैटर, इसमें कुछ नाम दे देंगे हम। जो आइडिया माइंड, या जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कारपेंटर था, वो इफिशिएंट कॉज है इस टेबल के लिए, निमित्त कारण है संस्कृत में जो हिंदी है उसके अनुसार। और ये जो लकड़ी था, रॉ वुड, रॉ मटेरियल, वो मटेरियल कॉज था, उपादान कारण। तो टेबल होने के लिए, टेबल अगर ये एक इफेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कार्य है, तो इसके लिए एक बढ़ई, कारपेंटर जो एफिशिएंट कॉज है, और लकड़ी मटेरियल कॉज, उपादान कारण की आवश्यकता होगी। बट इतना ही जरूरी नहीं है, वो बढ़ई हो सकता है, वो टेबल वाला बढ़ई ना हो, वो स्पेशलिस्ट हो चेयर का। तो उसकी, उस काम के लिए जिस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए सफिशिएंट रीजन का होना भी जरूरी है। तो खाली इफिशिएंट कॉज हर बढ़ई हर तरह के इफेक्ट को क्रिएट नहीं कर पाएगा। हम देखेंगे रेत से, सैंड से कुछ चीजें बनती होंगी, बहुत सारी चीजें बनती होंगी, दूध से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। बट दूध का काम सैंड नहीं कर सकता, रेत नहीं कर सकता। जैसे तिल से तेल निकलता है, रेत से तेल नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता भाई? वो हम आगे मटेरियल कॉज में पढ़ेंगे। बट फिलहाल जो करने वाला है उसके अंदर पर्याप्त कारण भी होना चाहिए। तो एक नया शब्द आया यहां पर, इफिशिएंट कॉज में इफिशिएंट रीजन होना चाहिए। और हमने एक फॉर्मूले उससे समझा, रीजन प्रेजेंट इन इफिशिएंट कॉज ग्रेटर देन या इक्वल टू रीजन प्रेजेंट इन इफेक्ट। हमने ये देखा जो इफिशिएंट कॉज है
उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, रीजन होना चाहिए, और रीजन भी सफिशिएंट होना चाहिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए आइडिया होनी चाहिए। ये सब है तो वो कन्वर्ट होगा इफिशिएंट, तब वो कन्वर्ट होगा इफेक्ट में या इंसिडेंट में। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, वो है मटेरियल। सर अगर एक मिनट, अगर हम मटेरियल को भी पढ़ लेते हैं तो फिर, हाँ पहले पूछो। सर इसमें जो ये पॉइंट है कि हमने एफिशिएंट कॉज में जो 4 पॉइंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, रीजन, आइडिया, रीजन प्रेजेंट इन इफेक्ट, तो सर ये रीजन और रीजन प्रेजेंट इन इफेक्ट को हम एक पॉइंट में क्लब नहीं कर सकते, नहीं, सब ये में कोई अलग? पॉइंट में, ये अलग अलग 4 पॉइंट नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। इसको 2 पॉइंट में भी कर सकते हैं, कोई पॉइंट ऑफिशियल पॉइंट नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तो एक ओके। ही बात है ना। इसको तो हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, क्या इसको भी इसमें मर्ज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ही तो आइडिया है। इसको मैं एक ही चीज को कई भाषाओं में बता रहा हूँ, है ना, केवल यही है ना? ठीक है भाई, आइडिया और अंडरस्टैंडिंग और रीजन तो एक ही बात है वैसे देखा जाए तो मैं खाली बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। मटेरियल कॉज, उपादान कारण, उपादान कारण, सर एक क्वेश्चन या जो है मेरा। सामग्री थी। हाँ बताओ। सर आपने जो ये एग्जांपल दिए कारपेंटर और बाकी जो भी, तो सर ये टेंजिबल इफेक्ट के लिए तो समझ में आता है, बट अगर कोई इनटेंजिबल इफेक्ट पैदा हो रहा है तो उसमें क्या मैटर आइडिया में मर्ज हो जाएगा, क्या होगा उसमें? नहीं, वो अगर कोई वस्तु नहीं बन रही टेंजिबल तो उसमें तो मैटर की जरूरत ही नहीं है ना। बट वहां पर भी ये जरूरी है, मैटर की अगर बात है, अगर हम नॉन टेंजिबल चीज को नॉन टेंजिबल चीज समझा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस मुझे चाहिए क्या, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ, फिलॉसफी अगर इफेक्ट है पढ़ना सीखना, तो मेरे अंदर या तो जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कम से कम उतना या उससे ज्यादा रीजन प्रेजेंट होना चाहिए। मैटर, अगर मटेरियल वर्ड मटेरियल चीज नहीं बन रही तो मैटर नहीं है, मैटर की जरूरत नहीं है। ब्रॉडली जो बात समझ में आनी चाहिए, है ना। तो अगर यस आप सर। ये पूछ रहे हैं कि इसमें मैटर हमेशा होना जरूरी है, तो आंसर है ना। ठीक है, बट अगर हम यस अभी सर। बात कर रहे हैं एफिशिएंट कॉज की, सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट रीजन होना चाहिए जिसको हम कह रहे हैं सफिशिएंट कॉज, तो ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके यस सर। बिना बिल्कुल वही तेजस या कोई भी एग्जाम्पल लेंगे आप तो वो नहीं होगा। इसी तरह जो मैंने अभी बातों बातों में बताया, मटेरियल जो है, जो मैटर है, जो उपादान कारण है या सामग्री है, उसकी भी वो तभी काम आ सकती है, तभी इफेक्ट दिखा सकती है। एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, लिख लेंगे, जब एडुकेट रियलिटी हो। एडुकेट रियलिटी, पर्याप्त सत्ता हो उसकी, पर्याप्त सत्ता हो। पर्याप्त सत्ता वही बात, एडुकेसी होनी चाहिए उसके अंदर, सक्षमता होनी चाहिए उस काम में परिवर्तित होने के लिए। जैसे तिल से तेल निकल सकते हैं, रेत से तेल नहीं निकलेगा। जो मटेरियल है, दूध से दही बन सकता है, रेत से दही नहीं बनेगा। इन शॉर्ट, जो मटेरियल, जो मैं वस्तु या इफेक्ट चाहता हूं, और जब हम मैटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने कॉज एंड इफेक्ट में, कॉज में हमने देखा कि अगर हम वस्तु की बात कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल भी चाहिए। तो मटेरियल भी जैसे इफिशिएंट या सफिशिएंट रीजन की जरूरत थी,
रीजन तो माइंड वाली बात है, तो रीजन की जरूरत थी, माइंड की जरूरत थी, वैसे ही सफिशिएंट मटेरियल की भी जरूरत है। इसी सफिशिएंट मटेरियल को एडिक्वेट रियलिटी कहते हैं, पर्याप्त सत्ता वाला मटेरियल कहते हैं। उसमें क्षमता होनी चाहिए उस कार्य में परिणत होने की, उस इफेक्ट में कन्वर्ट होने की। तो उस माइंड में भी होनी चाहिए और उस वस्तु में भी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलेंगे एडुकेट रियलिटी। तो एडुकेट रियलिटी मटेरियल कॉज से जुड़ा हुआ है, और एडुकेसी, एडुकेट पर्याप्त, सक्षम, कैपेबल, उसकी कैपेबिलिटी है। अगर वो नहीं होगी तो केवल आइडिया और मटेरियल से भी नहीं होगा, वो मटेरियल जरूर से जरूर एडिक्वेट होना चाहिए। जैसे मान लो टेबल बननी है, एक इफेक्ट है, कारपेंटर है जिसके पास आइडिया है, जो इफिशिएंट कॉज है, और उसके पास सफिशिएंट रीजन भी है उस पर्टिकुलर टेबल बनाने की। बट मान लो लकड़ी चाहिए 50 क्यूब चाहिए हमें लकड़ी, और है 40 क्यूब मीटर चाहिए हमें, 50 क्यूब मीटर है 40 क्यूब या और कम 20 क्यूब मीटर, तब भी नहीं बन पाएगा। तो एडुकेट होना चाहिए। मात्रा में, अगर मात्रा की बात है तो मात्रा में, कैपेबिलिटी में, गुण में तो गुण में। गुण हम देखें तो वो भी, तो कोई भी, जो भी हम जिस भी तरह से देखें, वो मात्रा में हो या गुणों में हो, एडुकेट होनी चाहिए, एडुकेट रियलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, पर्याप्त सत्ता होनी चाहिए। तब जाके अब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा, जिसमें हमने कहा क्या, इफिशिएंट कॉज, जिसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, विथ sufficient cause। sufficient cause क्या है? sufficient रीजन के साथ प्लस मटेरियल कॉज और मटेरियल कॉज कैसा होना चाहिए? इसमें अंडरस्टूड है कि वो एडिक्वेट होना चाहिए। यानी कि ये दोनों जब जुड़ेंगे, यहां पे मैं अलग कलर से बना देता हूं, जब ये जुड़ेंगे तब जाके क्रिएट होगा वो पर्टिकुलर इफेक्ट या ऑब्जेक्ट, या जो भी हम कार्य के रूप में बताना चाहते हैं। तो हर एफिशिएंट कॉज, हर मटेरियल कॉज हर तरह का इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको उसके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। ये बात हम समझते हैं, तो हम बेसिक तौर पर लॉ ऑफ कॉजिशन को, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को बेसिक तौर पे समझते हैं। फिर इसमें हम कुछ और शब्दों को जोड़ेंगे, तब मैं आपको बहुत सारे पिक्चर्स के माध्यम से सिखाऊंगा। जब मैं एरिस्टोटल बताऊंगा तो हम चार तरह के कॉजिशन थ्योरी में हम चार एलिमेंट की बात करेंगे। वो मैं आपको इतना समझे रहेंगे तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, हम बहुत इजीली उसको समझ पाएंगे। तो ये बेसिक बातें थी जो मैंने आज आपको बताई। तो आज की क्लास में ये यही है। मैं अभी एक रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।